मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। सबसे पहले मैं गोवा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो मैंडेट गोवा की जनता ने दिया है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे श्रीपाद जी ने नॉर्थ गोवा से जीते, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ओवरऑल एनडीए का फिगर अभी 295 प्लस जो दिखा रहा है, ये पूरा विश्वास है कि देश में एनडीए का सरकार आएगा, माननीय मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पूरा विश्वास है। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने काम किया है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसी तरह से फिर एक बार काम करने के लिए लोग जो 295 प्लस फाइनल रिजल्ट आते तक वो फिगर विल गो 300 क्रॉस। तो मैं पूरी उम्मीद है कि एनडीए की सरकार फिर एक बार आएगी। में जो हमारी उम्मीद था उस तरीके से फिगर नहीं आया। हमारी उम्मीद था 22 से 25 सीट कम से कम आएगा, हमारा 12 सीट तक आया। लेकिन वोट परसेंटेज हमारी जो 2021 में था उसमें 1% ज़्यादा आया। और टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ओनली ऑपोजिशन बंगाल में, दूसरा कोई पार्टी का सबका सुपड़ा साफ हो गया। आंकड़ा अच्छा नहीं हुआ है, हम लोग का उम्मीद ज़्यादा था 22 तक। हमारी लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग का उम्मीद था बीजेपी का सीट 350 के आसपास और सब मिला के 400 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन ये लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, जात पात का पॉलिटिक्स किया। के नेता इन आंकड़ों से खुश हैं। एनडीए के जो नेता है वो कह रहे हैं कि अनुमान हमारा ज्यादा था, उम्मीद हमें ज्यादा थी, लेकिन वो नंबर उस तरीके से पहुंचे नहीं। चंद्रबाबू नायडू की चर्चा बहुत ज्यादा है, वो कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో చూస్తే, బస్ స్టాండ్లో చూస్తే భోజనం కూడా ప్యాక్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ భోంచేసి ఓటేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ కమిట్మెంట్ని ఏ విధంగా వర్ణించాలో నాకైతే అర్థం కాదు. ఏ విధంగా వాళ్ళని అభినందించాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి. అనేక ఎన్నికల్లో అనేక అనుభూతులు చూశాం, కానీ మేము అన్ని ఎన్నికల కంటే ఇది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ చరిత్రలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఎన్నిక. ఇది ఒక హిస్టారికల్ ఎన్నిక. ఆగస్టు క్రైసిస్ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత 83లో మేము గెలిచాం. అప్పుడు 200 సీట్లు వచ్చాయి. కొత్తగా పార్టీ పెడతానే ఎన్నికలకు వెళ్ళి 9 నెలలు అధికారంలోకి వస్తే चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निगाहें सभी की हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस की मीटिंग आज दिल्ली में हो रही है, तमाम नेता रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। वो तस्वीरें भी लगातार मिल रही हैं, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, जो तस्वीरें ओडिशा से सामने आई और ओडिशा में बीजेपी ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद नहीं थी। बीजेडी बहुत मजबूत, नवीन पटनायक की जो छवि, ऐसा लग नहीं रहा था कि बीजेपी को इतने नंबर्स मिल जाएंगे। बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है, इसको आप कैसे देखते हैं? साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों ने मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा चौंका दिया, जिसमें स्मृति ईरानी, जिसमें संजीव बालियान, महेंद्रनाथ पांडे और भी कई बड़े ऐसे चेहरे हैं। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा, यहाँ बीजेपी के लिए काम नहीं किया। इन सभी इक्वेशंस को आप कैसे देख रहे हैं? पूरी तरह नकारा नहीं है, क्योंकि ओडिशा जैसे राज्य में बीजेपी सरकार बना रही है। नहीं, निश्चित रूप से उड़ीसा के लोगों ने जनमत दिया भारतीय जनता पार्टी को और बीजू जनता दल के खिलाफ जनमत दिया है। निश्चित रूप से जनता की कुछ उम्मीदें होंगी जिसको बीजू जनता दल नहीं पूरी कर पाएगी, उसकी अपेक्षा वो भारतीय जनता पार्टी से कर रहा हूं। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश ने देश को संदेश देने का काम किया, एक सकारात्मक राजनीति के लिए और एक भाईचारगी की राजनीति के लिए। और जिस तरीके से आपने अयोध्या की चर्चा किया, अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और स्मृति ईरानी जी का जो बड़पोलापन था, जो अहंकार था, वो अहंकार अमेठी के लोगों ने चकनाचूर कर दिया। वहां भी कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतने का काम, और कई मंत्री
कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में शिकस्त खाए उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने देश ये को जो फेल्योर संदेश किसका दिया है? है, ये फेल्योर किसका है फिर? बीजेपी का, एनडीए का? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी बीजेपी, एनडीए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण समाप्त करने की तरफ अग्रसर थी, और मैं आज भी कह रहा हूं इस बात को, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश के सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके पिछड़े दलितों का आरक्षण समाप्त कर रहे थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चयनित शिक्षक पिछड़े दलित समाज के जो सेलेक्ट थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला 800 विद्यार्थियों को, वो लगातार अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले हुए, एक नहीं 10-10 पेपर लीक के मामले हुए, इससे बेरोजगार नौजवान किसान सब परेशान थे और सब मिल करके इस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के पक्ष में खड़े हुए और एक बड़ा संदेश देने का काम। ठीक है परविंदर जी, क्योंकि जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं कार्ति निधि जी, आपकी जैसे पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, इन मुद्दों को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जोर शोर से उठाया। और हमने देखा कि अगर फर्स्ट फेज से आप लास्ट फेज तक की बात करेंगे तो हर फेज में मुद्दे जो है वो बदले, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से मुद्दे जो है वो उठते हुए दिखे। क्या जरूरी मुद्दे जो बेसिक चीजें थी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या नौकरी को लेकर जो बार बार बात कही जा रही हो, पेपर लीक को लेकर बार बार जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा हो, ये मुद्दे क्या बीजेपी की तरफ से चूक गए? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अहंकार था, जो उन्होंने काम करे, चाहे राम मंदिर का काम करा, राम मंदिर जैसे सुप्रीम कोर्ट से जीते उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने उस राम मंदिर को चलाने की बात आती है, किसी राज्य को चलाने की बात आती है, तो गरीब आदमी के मुद्दे काम आते हैं। जिस प्रकार से आप रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो उन्होंने उन मुद्दों को इग्नोर करा और देश के आम आदमी को, देश के मजदूर को, देश के किसान को 13 महीने बॉर्डरों पे बिठाए रखा। मैं ये समझता हूँ कि देश के किसानों ने, यूपी के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है और उन्होंने ये सोचा कि जब 10 लाख किसान दिल्ली में आ जाते हैं पार्लियामेंट, तो उस चीज को उनके अंदर इतना घमंड था। देखिए, जब कई फैसले कई सरकारें लेती हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, और जब जनता की आवाज है, वो खुदा की आवाज सुनी जाती है, तो उन क्योंकि आप किसानों की नाराजगी की बात कर रहे हैं। अगर अजय मिश्र टेनी हारते हैं तो क्या ये बताता है कि वाकई किसानों को लेकर नाराजगी थी? नहीं, अजय मिश्र टैनी का हारना तो तय था। देखिए, जिस प्रकार अजय मिश्र टैनी को टिकट दी गई, जिस प्रकार बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दी गई और बृजभूषण शरण सिंह को वहां पे आपने प्रचार के लिए लगाया, इससे ये नजर आता है कि आपको किसी आम व्यक्ति की, किसी देश के किसान की, देश के जवान की, देश के खिलाड़ी की, तो वो खिलाड़ी जिन्होंने संसार के अंदर देश का नाम रोशन करा, और उनको अपना न्याय लेने के लिए, उनको अपनी कंप्लेंट की FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती, तो एक आम महिला को कैसे न्याय मिलेगा? तो ये संदेश जो है, ये संदेश बड़ी दूर तक जाता है, देश की महिलाओं के पास ये संदेश जाता है। संदेश दूर तक जा रहा है, लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि एनडीए तीसरी बार सरकार बना रही है, मोदी एक बार फिर से पीएम। हाँ, जो आंकड़े अभी तक है, जोड़ तोड़ की राजनीति की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। हालांकि जॉर्ज कुरियन ने इससे पहले कह दिया था कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, लेकिन जॉर्ज कुरियन जी, जो आंकड़े, हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से पहले से संभावनाएं थी, या ये कहिए उम्मीद थी कांग्रेस को कि अच्छे रिजल्ट रहेंगे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहां से चौंका दिया है रिजल्ट्स ने और कांग्रेस के फेवर में चीजें गई हैं। अब आगे स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? क्योंकि कई ऐसे सपोर्टर्स दिखे कांग्रेस के, कल जिनसे बात हो रही थी, उनका कहना, उनका मानना यह था कि अगर ढंग से चुनाव लड़े होते, अगर थोड़ा सा और जोर लगा दिया गया होता, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता।
क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि एनडीए के फेवर में ये चीजें जाएंगी? 400 पार का नारा हो रहा था। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है क्या विपक्ष को अंडर कॉन्फिडेंट करने की या फिर उनके कॉन्फिडेंस को गिराने की? राजस्थान में आपने अच्छा किया, यूपी में बहुत अच्छा किया है, हरियाणा में आपने अच्छा किया है, बाकी राज्यों से तो पहले से एक्सपेक्टेशंस थी। जी बिल्कुल। जहाँ तक दक्षिण की बात है, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा किया है। हाँ, तेलंगाना में हमें और उम्मीद थी और कर्नाटका से हमें उम्मीद थी, मगर हम हमारे उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए, उसका हमें अफसोस है। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल हो, वेस्ट बंगाल का सवाल हो, महाराष्ट्र का हो, इन राज्यों में और राजस्थान, हमें बिल्कुल खुशी है इस बात की। राजस्थान में और कुछ सीटें हम निकाल सकते थे। मध्य प्रदेश में काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, गुजरात से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ओडिशा से हुआ है, झारखंड से भी हुआ है। तो ऐसी बातें हैं। और दूसरी बात, मैं आपके दर्शकों को यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी एज अ बिग ब्रदर, हमने 325 के आसपास सीटें लड़ी, बाकी हमारे सहयोगी दल ने लड़ी। और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन वो लेवल पे नहीं था जितना हमारा प्रदर्शन हमारे सहयोगी दल ने दिया है। तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी आप डिसअपॉइंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश है, विधानसभा में भी आपको वहां से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लोकसभा में भी देखिए 29 की 29 सीटें 2019 में भी बीजेपी जीती थी और इस बार भी जीती। उसमें एक दिल्ली को भी जोड़ लीजिए। मुझे लगता है कि दिल्ली, उत्तराखंड और प्लस हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर आप ना 2014 ना 2019। बिल्कुल, यस। दिल्ली में भी हमारी काफी एक्सपेक्टेशन थी इस वक्त, बट हमारे पाले में बिल्कुल भी एक भी सीट नहीं आया, तो हमें उसका बिल्कुल हम अंतुष्ट है, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, मुझे और एक बात को स्पष्ट कर दूं कि इस चुनाव में एक चीज उभर के आई है और दिख रही है एकदम साफ तरीके से। दलित हो, आदिवासी, SC ST कम्युनिटी ने इंडिया गठबंधन के साथ समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाना पसंद नहीं किए, तो वो स्पष्ट हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो घटाया और गिरा है, और इसीलिए वो 272 का आंकड़ा जो उनके खुद के बल पे वो पार नहीं कर पाए। आपने वोट शेयर की बात की, चूंकि आपने वोट शेयर की बात की और अब चूंकि वाइंड अप का टाइम हो रहा है, पीसीआर वो ग्राफिक्स प्लीज चलाइए जिसमें मार्जिन बहुत कम है, जहां पर कैंडिडेट्स बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। यानी कि वो मार्जिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ होता तो फिर किसी की हार हो सकती थी, किसी की जीत हो सकती थी। एनडीए का नंबर गेम क्या उससे कम हो जाता या बढ़ जाता? इंडिया अलायंस के जो नेता जीते हैं क्या वो कम हो जाता या बढ़ जाता? कई सीट्स ऐसी परविंदर जी जहां पर जीत का मार्जिन शायद 1,500, 2,500, 3,000 या मैक्सिमम 10,000 भी है। ऐसे नेताओं की लिस्ट हमने निकाली है जो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। जी, अगर कम मार्जिन से कोई जीतता है तो इसका इंडिकेशन क्या है परविंदर जी? नहीं देखिए, अगर कम मार्जिन से कोई व्यक्ति जीतता है तो इसका इंडिकेशन यही है कि जो टफ फाइट थी दोनों तरफ से, जो टफ फाइट थी और जो व्यक्ति जीता है उसकी जीत जो थी वो हार में भी तब्दील हो सकती थी। लेकिन देखिए बात ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़त मिली है, तो आप इस बात को समझिए कि जो एनडीए जो थी, एनडीए का जो, मैंने बार बार यही बात कहता हूं कि जिस प्रकार उनको जीत मिली है। परविंदर जी बस 10 सेकंड आपको रोक रही हूं। विजेता पीसीआर, क्या हम वो ग्राफिक्स चला सकते हैं जो हमने तैयार किए हैं कम मार्जिन से जीते हुए नेता? परविंदर जी बोलेंगे उनके साइड में वो ग्राफिक्स चलाइए ताकि हम क्लियर उन मार्जिन पर बात कर सकें। परविंदर जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्लस पॉइंट्स हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जो उनको जीत की तरफ ले गए हैं और आज की स्थिति में भी वो जीत की तरफ हैं। एक तो पार्टी का डिसिप्लिन और पार्टी को एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाना और प्रोफेशनलिज्म। जो देखिए, चुनाव लड़ना, आप सही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना भी एक बड़ी टेक्निकल चीज है। उसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारी मैन पावर की जरूरत होती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ता है, चाहे वो मंडल के हों, चाहे वो पन्ना प्रमुख हों, चाहे उस प्रकार से हों, वो ब्लाइंडली पार्टी की तरफ समर्पित हैं। ये उनकी जीत है। और उनके सामने जो पार्टियां थी वो इतनी मजबूत परिस्थिति में नहीं थी। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत करके, कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजल्ट्स को बहुत आगे तक ले गए हैं, लेकिन
उनके बहुत सारे नेता, हम इस बात को भी नकार नहीं सकते, बहुत सारे नेता जो थे 10, 12, 15 नेता जो थे एंड टाइम पे धोखा देके पार्टी को दूसरी पार्टी में चले गए। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं आती। 80% ऐसे नेता हार गए जो बीजेपी में गए थे चुनाव से ठीक पहले। 80%, 25 गए थे, 20 हार गए। वो देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता इस बात को समझती है कि ये देखिए, अभी आप बताइए, मैं बताता हूँ, रोहन गुप्ता को ले लीजिए, अरविंदर सिंह लवली को ले लीजिए, राधिका खेड़ा को ले लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, एक लंबी फहरिस्त, सुनील जाखड़, इतने सारे लोग। और लास्ट मोमेंट पे चुनाव के समय में अरविंदर सिंह लवली ने इतना बड़ा धोखा दिया कांग्रेस पार्टी को, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। और मैं समझता हूं कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को लास्ट मोमेंट में धोखा देने की वजह से ही दिल्ली के चुनावों में उस तरह की सफलता आम आदमी पार्टी की तो परिस्थिति इस प्रकार से थी कि जो उनके बड़े नेता जेल में थे, और वो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है, चाहे उसमें कितनी सच्चाई है। दिल्ली का आप जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा मैं इसके साथ पंजाब भी जोड़ देती हूँ। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, वहां गठबंधन नहीं था। यहाँ पर गठबंधन था, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 3 पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, और एक भी सीटों पर इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है वो जीता नहीं। हालांकि पंजाब में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती। आप यहाँ कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2014-2019 में बीजेपी बैक टू बैक जीत हासिल करती है, और जो 240 का हम नंबर दिखा रहे हैं उसमें अब दिल्ली ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। दिल्ली की 7 सीटें भी उसमें जुड़ी हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जहां से पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को मिली हैं। नहीं, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि जो दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे धोखा दिया। तो जो सारी मैनेजमेंट है, जो दिल्ली के अध्यक्ष की मैनेजमेंट होती है, जो चुनाव की सारी बड़े समय पहले से सारी प्लानिंग और सारा सिस्टम और सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो डैमेज हो जाती है। और आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी को लास्ट मोमेंट पे जेल में चले जाना, संजय सिंह का, सत्येंद्र जैन का, और इस तरह से जो लोगों के अंदर एक ये होती है कि समझ में आई है, ये सभी चीजें लोगों को समझ में आई हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों ने अपने मुद्दों को पहचाना है, जहन में उन मुद्दों को फिक्स किया, और फिर जाकर अपने कैंडिडेट का चुनाव किया है। एक 10 सेकंड के लिए मैं आ जाऊं? हाँ जी, बोलिए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि कम मार्जिन में जो जीत हार हुई है, इसका बड़ा कारण ये भी है, मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रत्याशी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, उनका व्यक्ति विशेष, उनका काम असर करता है जमीनी स्तर पर। इसलिए पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष, प्रत्याशी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए कम मार्जिन की जीत या हार में तब्दील होती है। ठीक है, आप आगे भी रहिएगा। जॉर्ज कुरियन जी, साथ ही कीर्ति निधि पांडे जी, परविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। और अब ये चुनाव ऐसे हैं जो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और अनन्या, ये ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं जब लड्डू किसी भी साइड के बेकार नहीं गए, उन लड्डुओं का इस्तेमाल हो गया है। विपक्ष भी खुश है, और इधर एनडीए भी सरकार बनाने की तैयारी में। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौट रहे हैं। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 8882520000. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले